के लिए हमारे पास में 2 चीज़ें हैं, दशा, भुक्ति और अंतरा यानी डीबीए और एक और चीज़ हम लोग लेते हैं जो किसी भी समय को सूक्ष्मता से देखने के लिए काम में आता है, वो है गोचर। कि स्वामी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर उस इवेंट का होना चाहिए। वो नकारात्मक या उदासीन नहीं चलेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सैटर्न ने यहाँ पर मैरिज इस जगह पे मैरिज क्यों नहीं थी? बात करी थी कि शादी को हम लोग कैसे देखें? मैरिज का प्रॉमिस किसी की चार्ट में है या नहीं? वो देखना हमने सीखा था। आज हम लोग बात करेंगे कि मैरिज का प्रॉमिस देखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में आता है, वो आते है टाइमिंग। प्रॉमिस तो हमने देख लिया, बट अब वो कब होगा प्रॉमिस? वो होगा टाइमिंग। टाइमिंग के लिए हमको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमको क्या देखना पड़ेगा किसी चार्ट के अंदर, उन चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो हम टाइमिंग ऑफ इवेंट की हम बात कर रहे हैं और जो भी मेथड अभी हम इस मैरिज के अंदर सीखेंगे, ये सेम मेथड, सिमिलर मेथड सारे इवेंट्स के लिए काम करेगा। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट की जब हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास में समय को देखने के लिए किसी भी जातक के लिए ज्योतिष में दशा, भुक्ति और अंतरा होता है। यानी दशा को हम देखते हैं, अलग-अलग दशाएँ हैं। आपको पता है कि केपी के अंदर हम विंशोत्तरी महादशा को ही यूज़ लेते हैं, तो हम यहाँ पर उसी की बात करेंगे टाइमिंग के लिए। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट को देखने के लिए हमारे पास में 2 चीज़ें हैं, दशा, भुक्ति और अंतरा यानी डीबीए और एक और चीज़ हम लोग लेते हैं जो किसी भी समय को सूक्ष्मता से देखने के लिए काम में आता है, वो है गोचर। हम यहाँ पर गोचर की बात नहीं करेंगे अलग किसी वीडियोज़ में हम लोग गोचर के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो हम आज बात करने जा रहे हैं, वो है डीबीए यानी दशा, भुक्ति और अंतरा के बारे में। कि कैसे हम ग्रहों को चूज़ करें कि किस ग्रह के दशा में, अंतरा में या भुक्ति में वो इवेंट होगा, उसका हम कैसे चयन करें, ये हम आज बात करेंगे। ये जो दशा, भुक्ति और अंतरा है, इनको महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा भी बोला जाता है। दोनों एक ही चीज़ हैं। आप चाहे दशा, भुक्ति, अंतरा बोलिए या महादशा, अंतर, प्रत्यंतर दशा बोलिए, ये बोलने का तरीका है अपना अलग-अलग। तो जब भी हम दशा, भुक्ति और अंतरा को फिक्स करेंगे, यानी कि हम डीवीए को फिक्स करेंगे, तब हमको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उसकी हम बात करते हैं। दशा, भुक्ति और अंतरा के कोई न कोई स्वामी होंगे और वो जो स्वामी होंगे, वो कोई न कोई प्लैनेट होगा, यानी दशा लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड, अंतरा लॉर्ड या दशा स्वामी, भुक्ति स्वामी और अंतरा स्वामी कोई न कोई ग्रह होगा। तो हम जिस किसी भी इवेंट के लिए डीबीए को फिक्स कर रहे हैं, तो हमारे पास में वो जो दशा स्वामी हैं, 3 चीज़ें हो जाएगी ना दशा, भुक्ति और अंतरा। तो वो जो दशा स्वामी हैं, हमारा पहला जो आ रहा है, जो पहले ऑर्डर में है दशा स्वामी, वो उस इवेंट के लिए या तो पॉज़िटिव हो या फिर उस इवेंट के लिए वो न्यूट्रल हो, यानी कि सकारात्मक हो या फिर उदासीन हो। ये 2 चीज़ें उसकी होनी चाहिए। भुक्ति स्वामी की जब हम बात करेंगे, तो भुक्ति स्वामी को बड़ी इम्पोर्टेंस यहाँ पे दी गई है। वो उस जातक की कुंडली में भुक्ति स्वामी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर उस इवेंट का होना चाहिए। वो नकारात्मक या उदासीन नहीं चलेगा और अंतरा स्वामी भी आपका नेगेटिव सिग्निफिकेटर नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर वो भी होना चाहिए। तो इस ऑर्डर में हम लोग दशा, भुक्ति, अंतरा को फिक्स करेंगे यानी दशा पॉजिटिव और न्यूट्रल चलेगी, भुक्ति और अंतरा हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना चाहिए। उन ग्रहों को हम ले कॉम्बिनेशन को हम लेके हम दशा, भुक्ति और अंतरा फिक्स करेंगे। जैसे मान लीजिए हम विवाह को ही देखते हैं, तो हमको पता है 2, 7, 11 इसके सिग्निफिकेटर हैं और 1, 6, 10 जो हैं इसके डेट्रिमेंटल हाउस हैं। 6 ज़्यादा डेट्रिमेंटल है क्योंकि वो 7 जो प्राइमरी हाउस का वो नेगेशन करता है। तो यहाँ पे अगर इस समय मान लीजिए कि आपने देखा कि गुरु, मंगल और शनि जो हैं, वो 3 ग्रह बनते हैं, जो मैरिज के सिग्निफिकेटर बनते हैं और सूर्य जो है, वो उदासीन ग्रह बनता है। अब जो मैरिजेबल एज है इस बंदे की, वो सन की महादशा में आ रही है। तो सन की महादशा को हम लोग काटेंगे नहीं। तो सन की महादशा में वो इवेंट हो सकता है, लेकिन वो इवेंट कब होगा? वो जुपिटर, मार्स और सैटर्न की ही अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में होगा, क्योंकि ये उस इवेंट के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रहे हैं। यहाँ पर हमने जो ये स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर, न्यूट्रल सिग्निफिकेटर या नेगेटिव सिग्निफिकेटर की बात करी है, इसका क्या मतलब है थोड़ा-सा हम ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग विवाह की बात करते हैं और हमारे पास में पता है कि 2, 7, 11 हमने हमने भी जस्ट देखा है कि 2, 7, 11 और 1, 6, 10 जो हैं इनकी हाउसेस हैं। तो अगर कोई प्लैनेट है जैसे मान लीजिए सन है, वो आपका 2 का सिग्निफिकेटर बनता है, 7 का बनता है, 6 का बनता है, 10 का बनता है
और फिर वो 8 का बन जाता है, 12 का बन जाता है। तो अब इस केस में ये जो सिग्निफिकेटर बना है यहाँ पे, आप देखिए वो 2 और 7 का सिग्निफिकेटर के साथ-साथ 6 और 10 का सिग्निफिकेटर भी है। तो यहाँ पे ये 50-50% के चांसेस दे देता है। तो ये न्यूट्रल नहीं कहेंगे इसको अपन, ये सिग्निफिकेटर बना है, बट ये ना तो नेगेटिव सिग्निफिकेटर है, ना स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, उसके बीच का सिग्निफिकेटर वो बन गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि जैसे सन के साथ-साथ में यहाँ पर मून भी था और मून जो है 1, 6 का सिग्निफिकेटर, 8 का सिग्निफिकेटर और 12 का सिग्निफिकेटर बन जाता है। तो यहाँ पे ये 7 का सिग्निफिकेटर, 2 का सिग्निफिकेटर, 11 का सिग्निफिकेटर नहीं बन के ये कंप्लीटली नेगेटिव सिग्निफिकेटर बन गया। ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पर आपका जुपिटर था, वो 7 का सिग्निफिकेटर बना, 1 का बना, 6 का बना, 10 का बना और 12 का बना। तो इस केस में भी ये नेगेटिव सिग्निफिकेटर ही एक तरह से बना है विद पॉज़िटिविटी। 7 का थोड़ा सपोर्ट भी इसको मिल रहा है, लेकिन ये मून के रिस्पेक्ट में नेगेटिव नहीं है, जब हम कंपेयर करेंगे। हम जब भी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर, न्यूट्रल सिग्निफिकेटर की बात करेंगे, हम उस जातक के 9 ग्रहों को देखेंगे और वहाँ कंपैरिज़न करेंगे ना कि उनके ग्रहों में स्ट्रॉन्ग कौन है। जैसे 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों में स्ट्रॉन्ग कौन बन रहा है, न्यूट्रल न्यूट्रल कौन बन रहा है और नेगेटिव कौन बन रहा है, ठीक है? उसके रिस्पेक्ट में ही हम लोग हमेशा बात करेंगे। और जब उदासीन की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सैटर्न आ जाता है और वो जो है वो 3 और 9 का और 12 का सिग्निफिकेटर बन जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ग्रह ऐसा नहीं आया है जो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे पॉज़िटिव चाहे नेगेटिव, तो ऐसी प्लैनेट को हम लोग न्यूट्रल बोल देते हैं कि ये न्यूट्रल सिग्निफिकेटर है, इसको कोई मतलब नहीं है मैरिज से, ठीक है? तो ये हम लोगों ने नेगेटिव सिग्निफिकेटर, न्यूट्रल सिग्निफिकेटर, पॉज़िटिव सिग्निफिकेटर की हमने बात करी। अब इनको हम लोग एक चार्ट के अंदर प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें, इसको हम देखते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ देखिए कि हमने जब पिछले वीडियो में बात करी थी कि प्रॉमिस है या नहीं, उसमें हमने स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल और उदासीन की बात नहीं करी थी। जैसे यहाँ पे ये जुपिटर को देखिए, अगर जुपिटर आता, तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं कहते कि तुम्हारी मैरिज नहीं होगी। अगर इस तरह का ही जुपिटर जैसे ही इवेंट अगर 7 का सिग्निफिकेटर बन रहा है और ये जगह-जगह पर हमारे पास में सारे प्लैनेट्स कुछ इस तरह का ही हमको दिखा रहे हैं सिग्निफिकेंस, तो हम लोग मैरिज के लिए मना नहीं करते, वो होगी, ठीक है? लेकिन जब दशा, भुक्ति और अंतरा को फिक्स कर रहे हैं, तब हम स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर, न्यूट्रल सिग्निफिकेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको ज़रा-सा आप माइंड में रखिएगा जब भी आप चार्ट को असेस कर रहे हैं। चलिए अब चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक चार्ट है और इस बंदे की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है। 21 अप्रैल 2014 को इसकी शादी हुई थी। तो हमको इस चार्ट में ये अप्लाई करके चेक करना है कि भई जो हमने केपी के रूल्स देखे हैं, वो यहाँ अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये भावचरित कुंडली है और ये राशि कुंडली है। भावचरित कुंडली में आप देखिए, क्योंकि हमको मैरिज को देखना है तो हम 7th हाउस को, प्राइमरी हाउस हमको पता है और यहाँ पर थोड़ा-सा कुंडली को ग्लेंस करके थोड़ा देखते हैं। 7th हाउस में सेकंड राशि यानी कि वृष राशि का उदय हुआ है, वृषभ का। उसका स्वामी होता है शुक्र यानी कि वीनस और शुक्र जो यहाँ पर है, वो यहाँ पे 11th हाउस में चला गया है। यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो अपने से 5th चला गया है। हमने बात करी थी ना कि अगर कोई भी चार्ट में 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने से 5वाँ चला जा रहा है, यानी हमने जब त्रिकोण की बात करी थी, उस त्रिकोण में हमने 159 की बात करी थी कि अगर 159 में वो चला जाए तो वो अच्छा होता है। तो यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 5th में चला गया, अपने से 5th चला गया है, व्हिच इज़ गुड, ठीक है। मोटा-मोटा हमने ये देखा है अभी स्टैटिक नियम, ठीक है। और सेकंड हाउस को भी आप पकड़िए, सेकंड हाउस का लॉर्ड है शनि और शनि स्वयं अपने भाव में ही बैठा है और शुक्र जो है वो 11th हाउस का लॉर्ड है, यानी 11th हाउस में लिब्रा राशि आ रही है, यानी कि तुला राशि, और शुक्र अपने ही भाव में आया हुआ है। तो मोटा-मोटा हमने यहाँ पर देखा कि ये देखो पोज़ीशन यहाँ पे हमने सही पकड़ ली है, भाव चलित में पोज़ीशन यहाँ पे ग्रहों की अभी सही दिख रही है। अभी हमने नक्षत्रों के लेवल पे हम लोग अभी नहीं गए हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और यहाँ पे सिग्निफिकेटर्स को हम लोग देखते हैं। हमारा पहला वही नियम, हम लोग 7th हाउस को पकड़ेंगे। तो 7th हाउस जो हमारा है, वहाँ पर आप देखिए उसका सब-लॉर्ड है शनि, ठीक है? और शनि इस चार्ट के अंदर आप देखिए
वो 12, 2, 1, 5 और 3 को सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि 12, 2, 1, 5 और 3 को सिग्निफाई कर रहा है। क्या मतलब है इसका? देखो 2 का सिग्निफिकेटर 7th हाउस का सब लॉर्ड बन गया, 5th का सिग्निफिकेटर जो कि सपोर्टिंग हाउस है उसका बन गया, साथ ही साथ वो जो है 1 को भी सिग्निफाई कर रहा है कहीं न कहीं। एक हम लोग रिलेशनशिप की बात करें और लिंकेज की हम बात करें, तो यहाँ पर 7th का जो एसएसएल है, सब लॉर्ड है, वो 2 और 5 के साथ में कंबाइन हुआ है। 5 देखो सपोर्टिंग हाउस रिलेवेंट हाउस है, मैरिज से रिलेटेड ही है, तो वो नेगेटिव नहीं होता। 3rd हाउस भी नेगेटिव नहीं है। 12th हाउस भी आमतौर पर नेगेटिव नहीं माना जाता है मैरिज के लिए, क्योंकि ये प्लेज़र का हाउस होता है। 1 जो है, वो नेगेटिव होगा 2nd का, इसलिए थोड़ी-सी नेगेशन देता है, लेकिन सपोर्ट उसको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे मैरिज का प्रॉमिस अच्छा है, ठीक है? अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने मैरिज को तो देख लिया, अब हम इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। इवेंट की तरफ बढ़ने से पहले हमने बात करी थी कि हम लोग सारे जो 9 ग्रह हैं, इनके स्ट्रॉन्ग और डेट्रिमेंटल सिग्निफिकेटर हमको निकालना है कि ये स्ट्रॉन्ग है या डेट्रिमेंटल है। तो अभी हम लोग यहाँ पर पकड़ते हैं सूर्य को देखिए यहाँ पे। सूर्य जो है वो यहाँ पे 2, 11, 3 और 2, 11, 3 और 9 का सिग्निफिकेटर बनता है, ठीक है? तो 2, 11 और 3 और 9 का सिग्निफिकेटर बनने के साथ-साथ 2, 11 का तो सिग्निफिकेटर वो बन गया, व्हिच इज़ गुड। बट यहाँ पे 7th का कहीं लिंक नहीं बन रहा। तो 7th का लिंक नहीं बनने के कारण हमारे लिए ये काम का नहीं। 2, 11 तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, फैमिली के साथ में फैमिली फैमिली की हैप्पीनेस भी मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, लेकिन प्राइमरी हाउस कहीं न कहीं इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो सिग्निफिकेटर सन जो है वो 2, 11, 3 और 9 का सिग्निफिकेटर बन रहा है, लेकिन 7 का सिग्निफिकेटर नहीं बनने के कारण हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर नहीं बना, उदासीन हम ज़रूर इसको बोल सकते हैं। तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। तो दूसरा हमारे पास में जो आया, वो है चंद्रमा और चंद्रमा यहाँ आप देखिए 12, 3 और 8 का बना। अब यहाँ पे 12, 3 और 8 का तो ये बना है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 11 नहीं है, 7 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। तो ये भी एक तरह से हमारा उदासीन बन गया, ठीक है ना? बट अगर आप सूर्य को देखेंगे, तो सूर्य चंद्रमा से स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए क्योंकि वो 2 और 11 का सिग्निफिकेटर भी बनता है। दो मैरिज का हाउस यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैरिज के प्राइमरी हाउस के अपीयर नहीं होने के कारण हम उसको थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। आगे हम देखें तो हमारे पास में मंगल है और मंगल जो है वो यहाँ पे 2, 12, 3, 1 और 5 का सिग्निफिकेटर बनता है। 2, 12, 3, 1 और 5 का सिग्निफिकेटर बनता है। 2 और 5 फिर यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, साथ ही साथ 1 फिर अपीयर हो रहा है, जो कि डेट्रिमेंटल हाउस है 2 का, लेकिन 2 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर मंगल यहाँ पे बन रहा है। अब मंगल को क्या हम कौन से लेवल पे रखें? इसके लिए एक बार इसको मैं छोड़ता हूँ और आगे हम लोग पढ़ते हैं। मंगल के बाद में हमारे पास में जो है वो है बुध और बुध को आप देखिए यहाँ पे 12, 11 और 10 का सिग्निफिकेटर बनता है और 10 जो है वो आपको पता है कि नेगेटिव हाउस है 11th का और 11 जो है वो भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये भी एक तरह से यहाँ पे उदासीन बन जाता है। फिर हम लोग आगे चलें, गुरु को देखें, तो गुरु यहाँ पे जो है वो 12, 10 और 4 का बनता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया। 10th हाउस आ रहा है, 4th हाउस ठीक है, उसका इतना कोई रोल नहीं है। लेकिन 10th हाउस का आना, ये वन ऑफ द नेगेटिव हाउस है मैरिज के लिए और 12 तो ठीक है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो ये एक तरह से हम लोग हमारे पास में जो अभी तक प्लैनेट है उसमें से ये नेगेटिव बन रहा है। आगे हम चलें तो हमारे पास में शुक्र आता है और शुक्र हमने अभी देखा था, शुक्र 7th हाउस का लॉर्ड है और वो 10, 11, 4, 6 और 7 का वो सिग्निफिकेटर बन जाता है। यानी कि यहाँ पे 7, 11 का सिग्निफिकेटर बनता है, लेकिन साथ ही साथ वो 10 का और 6 का भी सिग्निफिकेटर बन रहा है। तो 50-50% का रिज़ल्ट होगा। तो ना तो ये नेगेटिव, तो ये मतलब हम उसको पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों हम कंसीडर कर सकते हैं। प्रॉपर नेगेटिव भी नहीं है, प्रॉपर पॉज़िटिव भी नहीं है। अब हम आगे थोड़ा बढ़ें तो हमारे पास में आता है शनि। शनि यहाँ पर जो है वो आप देखिए 12, 2, 1, 5, 3 में आ रहा है। 12, 2, 1, 5 और 3। तो वापस वही देखिए 2 और 5 यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है। 3 और 12, 12 को हम डेट्रिमेंटल नहीं बोलेंगे, 1 हमारा डेट्रिमेंटल है। तो ये भी हमारे लिए ठीक है, कोई ख़राब नहीं रहा।
अब हम आते हैं राहु और केतु पे। राहु जो यहाँ पर है वो 2, 12 और 3 का है, ठीक है? तो ये भी हमारे लिए ठीक बोल सकते हैं, लेकिन 7 नहीं होने के कारण हम इसको थोड़ा-सा डिनाई करेंगे फॉर नाउ। फिर यहाँ पर आप केतु को देखिए, केतु जो यहाँ पर है, वो यहाँ पे 11, 6 और 9 में आ रहा है। 11 भी है और 6 भी है, तो ये हमारे लिए एक तरह से उदासीन हो गया, ठीक है? अब राहु और केतु हमने कहा था कि ये एजेंट्स बनते हैं, किसी न किसी प्लैनेट की। यहाँ देखेंगे कि राहु जो है, वो मंगल के साथ में युति बनाए हुए हैं, यानी राहु यहाँ पे इस कुंडली में मंगल का एजेंट बन गया, ठीक है ना? तो राहु जो है, वो मंगल को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे भी अगर तो तो राहु जो है, वो यहाँ पे 9 डिग्री पर है और मंगल जो है, वो 15 डिग्री पर है, तो दोनों में युति है। केतु जो है, वो आप देखेंगे किसी से युति उसकी नहीं है। तो हम लोग दृष्टि को देखेंगे, दृष्टि के लिए हम राशि कुंडली देखते हैं। राशि कुंडली में आप देखिए केतु पर मंगल और सूर्य दोनों की दृष्टि है, तो केतु जो यहाँ पर है, वो मंगल और सूर्य को से दृष्ट होने के कारण उनका भी फल देगा। अब जो ये प्लैनेट्स की लिस्ट हम लोगों ने बनाई है सिग्निफिकेटर की, अब मैरिज के रेस्पेक्ट में हम लोग इनको देखते हैं कि इसमें से स्ट्रॉन्ग, नेगेटिव और पॉजिटिव सिग्निफिकेटर कौन से बनते हैं। स्ट्रॉन्ग, नेगेटिव और न्यूट्रल सिग्निफिकेटर कौन से बनते हैं। तो अगर हम यहाँ पे न्यूट्रल की बात करें, तो आप देखेंगे कि जो हमने क्रॉस लगाए थे, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, बुध, ये जो हमारे हैं ना, यहाँ पे ये सिग्निफिकेटर अच्छे नहीं बनते और राहु भी यहाँ पे इंक्लूडिंग हमारा अ, उदासीन सिग्निफिकेटर यहाँ पे बन जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये लिस्ट में से इनको हटा देते हैं। सूर्य को हमने हटाया, चंद्रमा को हमने हटाया, बुध को हमने हटाया और यहाँ पे हमने राहु को भी हटा दिया। फिलहाल के लिए राहु को हमने हटा दिया, उदासीन मान के चल रहे हैं इसको, ठीक है। नेगेटिव की हम बात करें, तो हमारे पास में नेगेटिव यहाँ पे जुपिटर एक आ रहा है, यानी कि गुरु यहाँ पे हमारा नेगेटिव बन जाता है। और हम जो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर की बात करें या पॉजिटिव सिग्निफिकेटर की हम लोग बात करें, तो वो हमारे पास में यहाँ पे अगर आप देखें तो शुक्र प्लस माइनस में जाता है और शनि एक हमारा पॉजिटिव बनता है यहाँ पे। शनि पॉजिटिव क्यों है? एक चीज़ हमको यहाँ पे शनि के समय हमको ध्यान रखनी होती है कि शनि जब किसी इवेंट के लिए सिग्निफिकेटर बनता है और हमारे पास में लिस्ट में बहुत सारे सिग्निफिकेटर है, तो शनि को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है उस इवेंट को होने में। क्योंकि शनि जो है वो कर्म का फलदाता माना गया है, कर्म कारक माना गया है, कर्म का फल वो देता है। इसलिए शनि को हमेशा जब किसी सिग्निफिकेटर लिस्ट में वो ऐड होता है, तो उसको टॉप प्रायोरिटी मिली जाती है। तो यहाँ पर जो है शनि हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर वैसे ही बन रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे नेगेशन कम है। उसके बाद में सेकंड लेवल पर हमारा शुक्र जो है, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन जाता है। अब मंगल को हम थोड़ा-सा देखते हैं। मंगल जो यहाँ पर है, वो 2 और 5 का सिग्निफिकेटर बन रहा था, साथ ही साथ 1 का भी सिग्निफिकेटर बन रहा था। लेकिन मंगल के साथ में एक बात यहाँ पर ये भी है, जैसे मंगल जो है वो यहाँ पर 7th के एसएसएल का जो सैटर्न जो शनि है, उसका स्टार बन रहा था। तो कहीं न कहीं वो 7 से लिंक कर जाने के कारण हमने उसको 3rd लेवल पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ले लिया। चूँकि मंगल यहाँ पे हमारा 3rd लेवल पे आ गया या हम लोग कह सकते हैं कि एक सी लेवल का हमने यहाँ पे ले लिया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि राहु को और केतु को मंगल का भी रिज़ल्ट देना है। तो केतु को भी हमको यहाँ पर 3rd सी लेवल पे और राहु को भी हमको यहाँ पर सी लेवल पे इंक्लूड करना होगा, क्योंकि वो उसका भी फल देंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास में जो लिस्ट बन के आई थी, उस लिस्ट में हम बात करें तो हमारे पास में ये न्यूट्रल, ये नेगेटिव और ये स्ट्रॉन्ग बने। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई दशा को जब हम फ़िक्स करेंगे, तो हमने दशा के समय हमने एक नियम बताया था कि न्यूट्रल और स्ट्रॉन्ग की दशा को हमको फ़िक्स करना है, तो गुरु को तो हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे, हमको यूज़ ही नहीं करना है। अंतरा और भुक्ति के समय जो हमको ग्रह देखने हैं, वो शनि को देखना होगा, वो शुक्र को देखना होगा, वो हमको मंगल को देखना होगा और कहीं न कहीं केतु और राहु को भी देखना होगा। लेकिन शनि को हम स्ट्रॉन्गली देखेंगे क्योंकि हमने कहा कि शनि कर्म कारक है।
ठीक है? तो ये इस व्यक्ति की दशा है, महादशा या दशा आप बोलेंगे, कुछ भी बोलिए। तो यहाँ आप देखें पहले इसकी राहु की दशा थी, 96 पे ख़त्म हुई, 2012 में जुपिटर की दशा ख़त्म हुई, उसके बाद में सैटर्न की दशा स्टार्ट हुई जो कि 2031 तक चलनी है। अब इस कुंडली में हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर भी अगर हम चेक करें, तो 96 तक तो शादी होनी नहीं है। 1990 इसका जो बर्थ है वो 1993 का है। 1993 और उसके बाद में 2012 तक वो जुपिटर की दशा खत्म होनी है और उस समय इसकी एज करीब 19 वर्ष की होगी। और जुपिटर क्योंकि हमारा नेगेटिव है तो हम इसको दशा लॉर्ड के तौर पे यहाँ पे नहीं ले सकते और इतना जल्दी शादी का इवेंट इतने अच्छे इसके प्रॉमिस भी नहीं है कि वो बहुत जल्द इसको शादी दे दे। उसके बाद में हमारे पास में जो है वो है सैटर्न यानी शनि। अब शनि हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। आप ध्यान दीजिए हमारे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर की लिस्ट के अंदर। तो इसको हम दशा लॉर्ड के रूप में फिक्स कर सकते हैं। तो हमारे पास में दशा लॉर्ड के तौर पर शनि जो है वो आ जाता है और इसकी दशा 2031 तक चलनी है और इस वर्ष तक तो उसकी शादी हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और भुक्ति को देखते हैं। यहाँ आप जब भुक्ति को देखेंगे तो भुक्ति यहाँ पर सैटर्न के अंदर यानी शनि के अंदर जो भुक्तियाँ हैं वो ये हैं। पहले शनि के अंदर शनि की भुक्ति है, फिर मरकरी की है, फिर केतु की है, फिर वीनस की है, इस तरह से ये भुक्ति सारी चल रही हैं। हमको स्ट्रॉन्ग भुक्ति सेलेक्ट करनी है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग भुक्ति होगी उन्हीं की भुक्ति उन्हीं की भुक्ति को हम लोग मैरिज के लिए लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग भुक्ति हमने देखा कि शनि और शुक्र की भुक्ति सबसे स्ट्रॉन्ग थी। तो हमने शनि, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में राहु और ये केतु और ये मार्स को हमने ये टिक करके रखा कि ये भुक्तियों में इसकी शादी हो सकती है। शनि की भुक्ति 2015 तक रहनी है, ठीक है? उसके बाद में मरकरी की भुक्ति इसकी शादी नहीं होगी। अब इसकी जातक की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो लेट मैरिज के योग नहीं दिखते हैं। दशा भी उसी ऑर्डर में लग चुकी है इसकी नंबर 1 और दूसरा हमने जब सिग्निफिकेटर्स इसके देखे थे मैरिज के लिए तो यहाँ पे हमको 1610 बहुत जगहों पे नहीं दिखा था और सैटर्न भी जो था जो 7th का एसएसएल था वो 6 का सिग्निफिकेटर नहीं बन रहा था तो वो 2 और 5 का सिग्निफिकेटर बन गया था तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सैटर्न इसकी शादी बहुत लेट नहीं होनी है। सैटर्न और केतु और वीनस, मार्स और राहु में से अगर आप देखेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर जो बन रहे हैं वो तो 2 ही हैं क्योंकि देखो 7th का सिग्निफिकेटर होना ज़रूरी है भुक्ति लॉर्ड को। स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर का मतलब ये होता है कि वो 7th का भी कहीं न कहीं लिंकेज बने। मंगल, राहु और केतु जो हैं ये डायरेक्ट कहीं पे भी 7th का 7th की लिंकेज वो एसएसएल के थ्रू ज़रूर हो रही है लेकिन डायरेक्ट सिग्निफिकेटर नहीं बन रहे हैं। उस कारण से सैटर्न और वीनस ही हमारे पास में 2 ऐसे प्लैनेट बचते हैं, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर यहाँ पे बन जाते हैं। तो हम सैटर्न और वीनस में से कौन-सा चूज़ करें? तो वो भी सैटर्न और वीनस में से जो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, वो तो सैटर्न है। और लेट मैरिज का भी योग इसमें इतना नहीं दिख रहा है हमको इस चार्ट में क्योंकि 1, 6, 10 का सिग्निफाई सारे प्लैनेट नहीं कर रहे हैं। 2, 11 के कर रहे हैं, कोई 7 का कर रहा है, कोई 2 और 5 का कर रहा है ना? कोई 10 का कर रहा है, तो कोई 6 का कर रहा है, लेकिन सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स आर नॉट सिग्निफाइंग और दशा का ऑर्डर भी उस क्रम में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने सैटर्न को और वीनस को लिया और सैटर्न और वीनस में भी क्योंकि सैटर्न अधिक स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वही देखो सैटर्न की जो दशा है, वो मैरिज देगी। और हमको वैसे पता है क्योंकि 2014 में इसकी शादी हुई थी। तो ये जो टाइम है वो वही ड्यूरेशन बढ़ रहा है। दूसरा जो हमने कहा था कि शनि जो है वो कर्म कारक होता है। सिग्निफिकेटर लिस्ट में जब शनि जो होगा वो आ जाएगा तो वो रिज़ल्ट को देगा। वो उसके अधिकारत्व में आता है, ठीक है? अब हम आगे जाते हैं इसके अंतरा की तरफ। तो यहाँ पर आप जब अंतरा देखेंगे शनि के अंदर, तो ये अंतरा यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सैटर्न, सैटर्न और सैटर्न तो सैटर्न का अब यहाँ पर भी हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर को देखें तो यहाँ पर सैटर्न स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है और उसके बाद में केतु हम लोग इसको ले सकते हैं, वीनस हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है, राहु हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर यहाँ पे बन जाता है। तो ये हम लोग दशा यहाँ पे ले सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने की है कि अब हम भुक्ति से आगे अंतर की तरफ आ गए, है ना? तो अंतर के अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर लेंगे, वो 7 का सिग्निफिकेटर यहाँ पे बन चुका है। तो जो भी पॉज़िटिव सिग्निफिकेटर यहाँ पर होंगे उसमें उसको हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, उदासीन को, नेगेटिव को यहाँ पे निकाल दे रहे हैं।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सैटर्न ने यहाँ पर मैरिज इस जगह पे मैरिज क्यों नहीं दी? उसको मैरिज देनी चाहिए थी। तो एक छिद्र दशा करके एक दशाओं का एक क्रम होता है सैटर्न, 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 सैटर्न जो है ये दशा यानी कि हम लोग कहें सैटर्न की दशा, सैटर्न की भुक्ति और सैटर्न का अंतरा, यानी एक ही ग्रह की अगर दशा, भुक्ति और अंतरा हो, उसको छिद्र दशा बोला जाता है। और कोई भी मेजर इवेंट है किसी भी जातक का, ऐसी दशा में नहीं होगा। शादी एक मेजर इवेंट होती है, तो छिद्र दशा इस तरह के इवेंट नहीं देगी। तो इसलिए भुक्ति के समय जब हम अंतरा के समय हम जब आए, तो हमने सैटर्न को इग्नोर करना पड़ेगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रहा हो उस समय के लिए, क्योंकि वो छिद्र दशा दिखा रहा है। उसके बाद मरकरी तो वैसे भी हम नहीं ले सकते। अब केतु यहाँ पर हम ले सकते हैं, लेकिन केतु की दशा में भी इसका मैरिज नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई? तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे जब गोचर आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जब भी हम सूक्ष्म को और अंतर को सेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर गोचर का रोल आ जाता है। यानी उस ईयर में शादी होगी या नहीं, तो हमको गुरु का गोचर देखना पड़ता है। और उस मंथ में शादी होगी या नहीं, तो हमको सूर्य का गोचर देखना पड़ता है और दिन के लिए चंद्रमा का गोचर देखना पड़ता है। तो जब गोचर देखेंगे तब हमको इसका क्लियर आंसर मिलेगा कि केतु की दशा में शादी क्यों नहीं हो पाई और वीनस की दशा में शादी क्यों हो गई। एक और रीज़न यहाँ पे हम देख सकते हैं वीनस के लिए कि वीनस जो है वो 7th का सिग्निफिकेटर बन रहा है 2nd लेवल का, तो वो वैसे भी शादी देगा। एक लेवल हम ये भी देख सकते हैं। लेकिन केतु जो है वो सी लेवल का हमने सिग्निफिकेटर निकाला था, वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर नहीं बन रहा था। और राहु का भी सेम वही हिसाब है क्योंकि वो इतना डायरेक्ट सिग्निफिकेटर नहीं बनता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो वीनस की दशा में जो उसकी शादी हुई है, वो केपी के रूल को यहाँ पर फुलफ़िल कर रही है। अब हम आगे थोड़ा सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं। देखो सूक्ष्म दशा जो है ना, वो थोड़ी-सी सेंसिटिव दशा है और इसको सेट करना अ, जनरली हम सेट नहीं कर पाते हैं इसको, ऊपर-नीचे चीज़ें चली जाती हैं। उसके उसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न कि जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन का अप एंड डाउन है। तीसरी चीज़ ये होती है कि सूक्ष्म में गोचर को भी देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, गोचर को भी देखना पड़ेगा। कई बार आपका सिग्निफिकेटर हम लोग स्ट्रॉन्ग और वो नहीं निकाल पाए, तो उसका भी इश्यू निकल जाता है। तो वहाँ पर कई बार ऊपर-नीचे चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम अंतरा तक भी चीज़ों को निकाल कर अगर हम बता दें कि भई ये तुम्हारा मंथ है, देन इट इज़ ऑल्सो फाइन। उस लेवल तक भी हम अगर प्रैक्टिस करके हम पहुँच जाएँ, वो रिज़ल्ट देना भी एक बहुत बड़ी बात। लेकिन हम आते हैं यहाँ पे सूक्ष्मा को भी इसको पकड़ते हैं क्योंकि इसका इवेंट ही हो चुका है और सूक्ष्मा क्या यहाँ पे फुलफ़िल हो रहा है या नहीं केपी के रूल में वो हम देखते हैं। तो वीनस को हमने सेट किया था एज़ अ अंतरा लॉर्ड, सैटर्न को हमने सेट किया था एज़ अ भुक्ति लॉर्ड और सैटर्न को ही हमने सेट किया था एज़ अ दशा लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखें तो वीनस जो है वो यहाँ पे इनका सिग्निफिकेटर बनता है और फिर यहाँ पे जो है सैटर्न सिग्निफिकेटर बनता है और फिर जो यहाँ पर है केतु जो है वो एक सिग्निफिकेटर है हमारा और हमारे पास में मार्स और राहु ये 2 सिग्निफिकेटर यहाँ पे बनते हैं। अब इसकी शादी हुई है 2014 के अंदर दैट टू इन अप्रैल। तो ये तो वीनस जो है वो तो वहाँ पे नहीं आ रहा। मून और राहु जो है ये भी उस ड्यूरेशन में नहीं है। इस ड्यूरेशन में जो आया है वो आया है केतु। क्योंकि केतु की दशा जो है वो 18/4 से स्टार्ट हो रही है, 27/4 पे खत्म हो रही है। केतु ने जो है इसको मैरिज का इवेंट दिया है। अब ये क्यों दिया है? इसका जो आंसर है वो हमारे गोचर में मिलेगा। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जब क्या इस ईयर पे ये जो ईयर था, इस ईयर पे मैरिजेबल इवेंट नहीं हुआ हो, लेकिन सगाई हुई हो। और इस ईयर में इस बंदे की सगाई हुई थी। ये इवेंट जो है 12 और 1 का, ये यहाँ पर इसकी मैरिज नहीं हुई क्योंकि गोचर एग्री नहीं कर रहा होगा, ये हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन 12 दिसंबर और जनवरी में ही इसका शादी बुकिंग वगैरह होना स्टार्ट हो गई थी। जितना मुझे इवेंट के बारे में इसके बारे में पता चला है। और केतु जो है यहाँ पर वो 2014 में इस केतु की दशा में इसकी शादी हुई और केतु हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट लिस्ट में है, हमने देखा। तो अभी हमने दशा, भुक्ति और अंतरा तक
हम आ गए कैसे करना है, सूक्ष्म को भी हमने देखा कि किस तरह से हम उसको सेट कर सकते हैं। इस चार्ट में जो केपी के रूल्स थे टाइमिंग के, वो हमने यहाँ पे फ़ॉलो करके यहाँ पे लगाए हैं, गोचर को हमने नहीं लगाया है। तो ये जो नियम हमने लगाए हैं, इससे हम कैसे दशा, भुक्ति और अंतरा को फ़िक्स करें, कैसे डीबीए फ़िक्स करें, इसकी नॉलेज आपको मिली होगी। और अगर कोई क्वेश्चन इसके ऊपर है, तो मुझे कमेंट में पोस्ट कीजिए। टेलीग्राम पे मुझे वैसे भी कुछ क्वेरीज़ आ रही हैं, उनको भी मैं आंसर कर रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम पे भी मुझे उन क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम्पल को जो रूल्स हमने आज सीखे हैं, उनको आप किसी चार्ट में अप्लाई करके देखिए, वहाँ पर वो रूल अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा एक और मैरिज का ही हम एक्सटेंशन पार्ट करेंगे, वहाँ पर हम और थोड़ा-सा देखेंगे इसको और एक्सप्लोर करेंगे सब्जेक्ट को। इस सब्जेक्ट को हम थोड़ा-सा और एक्सप्लोर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जो हमको पता है इसमें किस-किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस-किस तरह से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। जब इस पर हम एनालिसिस करना सीख जाएँगे, तो बाकी के इवेंट्स पर एनालिसिस करना हमारा बड़ा आसान रहेगा, उसमें कड़ी बड़ी दिक्कत हमारे पास में नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ।